हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक है मौलिक अधिकार और इनसे जुड़े हुए जो तथ्य है, चलिए उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं जो विभिन्न वनडे एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ये अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लेकर के शामिल किया गया है। और इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में है। हम जानते हैं हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है, जिनमें से भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी हमारे संविधान, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद की संख्या 444 हो गई है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखेंगे, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इनको समझते हैं कि कह रहा मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल, जब आपातकाल लागू होता है, जिस आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है, तो उस स्थिति में केवल जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, जो मौलिक अधिकार का एक भाग है, एक पार्ट है, उनको छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार स्थगित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई, जो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 360 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 एवं 19 क में था को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कह रहा है कि हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में जब आप देखेंगे तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में वो केवल 6 है। तो 7 में से एक था संपत्ति का अधिकार, जिस संपत्ति के अधिकार को 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 एवं 19 के क में किया गया था। अब वर्तमान समय में संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नोट में देख लेते हैं, दिया है कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यानी हमारे संविधान बनने से पहले कांग्रेस का जो प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, जो दिसंबर महीने में होता था, तो उसमें से ही एक अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। उसी में ही मूल अधिकारों की मांग की जाती है और इसका जो प्रारूप था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने बताया पहले ही कि मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 है। अब देखिए 6 जो है वो कौन कौन है।
पहला है समता या समानता का अधिकार, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो आप लोग मौलिक अधिकार जो 6 है इनको अनुच्छेद के साथ याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समता यानी समान। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यानी राज्य का मतलब सरकार समझिए, सरकार जो है देश के सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म के आधार पर, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि आप धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग यानी स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर कहिए उसके आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगाई गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, चाहे सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो। सभी विषय में कह रहा है कि नागरिकों के लिए अवसर की समानता, यानी सबको अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। अपवाद स्वरूप इसमें कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। जैसे हमारी कल्चर का एक अभिन्न अंग था और ये अंग था छुआछूत, जो निम्न जाति के लोगों को अपने बेड पर नहीं बैठने देते थे, उनके अपने बर्तन में खाना नहीं खाने देते थे, उनके बगल में बैठना नहीं चाहते थे। तो ये छुआछूत की जो भावना है, ये इस पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 17 के द्वारा। और इसमें कहा गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि निम्न व्यक्ति को कहता है कि अछूत जाति के हैं, इनको अपने बर्तन में खाना न खाने दे, तो कानूनी रूप से उसके ऊपर दंड का प्रावधान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का। इसमें कह रहा है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी सेना या विधा संबंधी कोई भी सम्मान है, उसके अतिरिक्त राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मान लीजिए कि भारत का कोई व्यक्ति है और ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वर्ल्ड के कोई भी कंट्री है, उन्हें यदि कोई उपाधि देता है तो उन्हें सबसे पहले उपाधि लेने से पहले भारत की राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। मान लीजिए भारत के बहुत बड़े फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन को यदि ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा कोई उपाधि दी जाती है या कोई डिग्री दिया जाता है, तो उनको सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा इसके लिए, और जब तक परमिशन नहीं देता है राष्ट्रपति महोदय, तब तक वो सम्मान नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उपाधियां दी जाती है, जिसमें सबसे बड़ा है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सभी पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अब चलिए दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो स्वतंत्रता का जो मूल संविधान में जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब केवल 6 रह गया है। जिसमें अनुच्छेद 19F संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो संपत्ति का जो अधिकार था ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत थे, जिनको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 तरह की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उनको एक एक करके देखते हैं। 6 तरह की जो स्वतंत्रता है, तो पहला है अनुच्छेद 19A में देख लेते हैं। 19 को ही 6 भागों में बांटा गया। 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता के तहत हम ऐसा ना करेंगे कि हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, उनको गाली दे, ये हम नहीं दे सकते। अनुच्छेद 19B में कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद B में कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक कोई सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन नारेबाजी में हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19B कह रहा है। अनुच्छेद 19C कह रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। इसका जो व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 19C में किया गया है, जो नागरिकों को प्रदत्त है। अनुच्छेद 19D में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 19D में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और अनुच्छेद 19E में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर के घूम सकते हैं और वहाँ निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ पर अपनी जीविका चला सकते हैं और वहाँ पर वो बस भी सकते हैं, यानी ज़मीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। अपवाद स्वरूप पहले जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर हम निवास तो कर सकते थे लेकिन किराए पर रह सकते थे, ज़मीन नहीं खरीद सकते थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब वहाँ भी भारत के नागरिक ऐसा कर सकते हैं, बस सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 19G में कहा गया है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक है, उनके लिए कोई वंशानुगत जीविका का प्रावधान अब नहीं है। वो भारत का कोई भी नागरिक उनकी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यापार कर सकता है, जीवन जीने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है और जीविका चला सकता है। कोई भी व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपराध काम न कर सकता, अपराधी काम न कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। अब प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है, जो मीडिया चैनल है वो जो बोलते हैं तो उनको जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो अनुच्छेद 19A के तहत दी गई है। अब चलिए अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत है कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यानी इसके तहत कह रहा है कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है तो उसके लिए उसे बार बार सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा
मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यानी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो जिस समय वो अपराध करता है और उस समय जो कानून अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है और उस अपराध के बारे में सरकार को 10 दिन, अपराध करने के 10 दिन 15 दिन बाद पता चलती है, लेकिन उसी बीच में सरकार उस प्रकार के अपराध के लिए नए कानून लाता है, तो नए कानून के तहत उस व्यक्ति को सज़ा नहीं हो सकती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि वो अपराधी है या मान लीजिए अपराधी नहीं है तो न्यायालय उसे ये दबाव नहीं देगा कि अपने विरुद्ध आप न्यायालय में गवाही दें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो कानून के द्वारा, विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उससे अलग जाकर के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है, अनुच्छेद 21 में ही कहा रहा है कि प्रत्येक सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। यानी देश के नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में जो फ्री दवाई दी जाती है, इलाज भी बहुत सारे मुफ्त कराए जाते हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया है और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ जो है, यानी मुख्य पीठ जो है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भी हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। और ये पीठें हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो बनाया गया है पर्यावरण को संरक्षण करने की दिशा में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 क कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के यदि समस्त देश के बच्चे हैं उनको राज्य विधि द्वारा निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये जो बातें जोड़ी गई है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गई। हालांकि ये जो पॉइंट है पहले ये बातें हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल था, लेकिन बाद में 2002 में इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 22 कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। चलिए इनको देखते हैं। कह रहा है अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करते हैं या नहीं करते हैं और पुलिस उसे अपने मनमाने ढंग से हिरासत में ले लेता है, पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है, तो उनको भी अधिकार है। क्या है कि हिरासत में लेने का उसे कारण बताना पड़ेगा। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से अरेस्ट करता है तो पुलिस को ये बताना होगा कि उसे किस कारण से अरेस्ट किया है। दूसरा, यदि वो अरेस्ट कर भी लेता है तो 24 घंटे के अंदर, यानी जब तक उसे जब आया पकड़ा और ले गया, आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में जज के सामने पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे से ज़्यादा वो थाने में बंद करके नहीं रख सकता है।
तीसरा है उसे अपने पसंद की वकील से सलाह लेने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ रखा है उसे वह अधिकार है कि वह अपने पसंद की किसी भी वकील को चुन सकता है, उनको बुला सकता है, उनसे सलाह ले सकता है। इसके लिए पुलिस उसे रोक नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसको समझिए, निवारक निरोध क्या है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसके ऊपर पुलिस को शक जाहिर होती है, कि उसे लगता है कि यह व्यक्ति कोई प्लानिंग बना रहा है, कोई योजना बना रहा है अपराध करने का। तो अपराध करने से पहले उसे रोक दिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए, इसे ही निवारक निरोध कहा गया है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निवारक निरोध का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को दंड देना नहीं है, बल्कि अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। ये निवारक निरोध जो है राज्य की सुरक्षा के लिए हो सकता है, लोक व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन जब अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यानी जब निवारक निरोध के तहत अरेस्ट करता है तो केवल सिर्फ 3 महीने तक उसे जेल में बंद करके रख सकता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है यानी बंद करके रखना है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। यानी सरकार के द्वारा जो सलाहकार बोर्ड बनाई जाती है वो ऐसा प्रतिवेदन दे, उसके बाद ही 3 महीने से अधिक समय तक उसे अरेस्ट करके रखा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। कुछ तथ्य होते हैं इसमें जिनको छुपाया जाता है, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको निरुद्ध आदेश के विरुद्ध यानी जो अरेस्ट किया गया उसके विरुद्ध अभ्यावेदन यानी प्रतिवेदन दे सकता है, आवेदन दे सकता है, उसके लिए उसे अवसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। चलिए निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई जो विधियाँ हैं उसको देख लेते हैं। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियों के बारे में चलिए देखते हैं। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत के संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। यानी ये जो अधिनियम बनाया था इसका उद्देश्य था कि राष्ट्र विरोधी यानी देश के विरुद्ध यदि कोई ऐसा तत्व है या कोई व्यक्ति है जो ऐसा कार्य कर रहा है जो राष्ट्र के विरुद्ध हो, तो उस कार्य को करने से रोकना था। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। यानी कह रहा है कि ये जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया था इसको 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ाता गया और अंततः 1971 ईस्वी को ये समाप्त हुआ। दूसरा अधिनियम है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इसे मीसा भी कहते हैं। ये कह रहा 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया।
अगला पॉइंट है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, ये 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, यानी भारत के जो तस्कर लोग हैं, जो तस्कर थे, उनको यदि पकड़ा जाता है तो नज़रबंदी की अवधि तथा 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। अब नज़रबंदी जो है इसको 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो 1980 में बनाया गया, यह जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया गया। पांचवा है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोध कानून, इसको टाडा कहा जाता है। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। यानी कारा निवारक निरोध जो कानून बनाए गए भारत सरकार के द्वारा, उसमें सबसे कठोर कानून था टाडा, और यह 23 मई 1995 ईस्वी को भी इसे समाप्त कर दिया गया है। अब पोटा के बारे में पढ़ते हैं। पोटा, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। यह पोटा कानून 2001 में लाया गया। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है, यानी पहले जो टाडा बना था उसी का एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। यानी आतंकवादी गुट जो 23 आतंकवादी गुट जो एक्टिव था भारत में, उनको प्रतिबंधित यानी रोक लगाया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पोटा कानून में जो आतंकवादी है या आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त है या आतंकवादियों के बारे में जिनको जानकारी प्राप्त है और वह यह सूचना यदि गवर्नमेंट को नहीं देती है, सरकार को नहीं देती है, तो उनके ऊपर भी दंडित कार्रवाई की जाएगी, उनको पनिश किया जाएगा। यह प्रावधान था। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती थी। इस कानून में यह प्रावधान था कि यदि पुलिस को किसी व्यक्ति पर शक होता है कि ये व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लिप्त है, तो उसे शक के आधार पर बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकती थी, और अरेस्ट होने के बाद उसे कम से कम 3 महीने तो उसे जेल में रख सकती है। लेकिन 3 महीने से अधिक रखने के लिए उन्हें यह प्रूफ देना पड़ेगा कि रियल में वास्तविक रूप से ये व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है। आगे देखिए, पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह के बाद ही हो सकती है। कोई व्यक्ति को पुलिस यदि पोटा कानून के तहत अरेस्ट करती है तो वह व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह भारत की किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन ये अपील मान्य तब होगा जब वो 3 माह कम से कम जेल में बिताए हों। पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा यानी कह रहा पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया, और 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार का तीसरा अधिकार है। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 23 जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक, अब बलात् श्रम का होता है जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते हैं, उनके बारे में कहा गया। कहा इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया। अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी व्यक्ति की न तो खरीद बिक्री की जा सकती है, न उसे बेगारी लिया जा सकता है, मुफ्त में उसे कार्य करवाया जा सकता है, और न जबरदस्ती उनसे कोई श्रम करवाया जा सकता है। इस पर रोक लगाई गई है, और जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपराधी साबित होगा, उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। आगे है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि यदि देश की सेवा की बात हो तो चाहे वो बलात् श्रम हो, दुर्व्यापार हो, जबरदस्ती उन्हें देश की सेवा करने के लिए लगाया जा सकता है। यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 24 कह रहा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कह रहा है कि 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसको न तो कोई कारखानों में करने दिया जा सकता है, न खानों में, और न तो कोई ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता है जो उनके जीवन के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता हो। इस पर रोक लगाई गई है। तो ये तो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं चौथा जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार का, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इनसे जुड़े तथ्य को देखते हैं। इसमें है कि अनुच्छेद 25 कह रहा है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है मन ही मन। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस धर्म को मानते हैं और उसका पूजा पाठ करते हैं या उनके अनुसार आचरण करते हैं। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किसी धर्म को मान सकता है, उनका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी धार्मिक कार्य जो है उसके प्रबंधन, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसकी भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। इसमें कहा है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है और उस माध्यम से वह संपत्ति भी अर्जित कर सकता है, उनका उसे छूट दी गई है। आगे है अनुच्छेद 27। इसमें कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 27 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता या बाध्य नहीं कर सकता या मजबूर नहीं कर सकता जो उस टैक्स से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा मिले या उनकी आय में वृद्धि हो, ऐसा नहीं कर सकता। उन्नति या पोषण व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः प्रेषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः कह रहा है राज्य जो है ऐसी कोई शिक्षण संस्थान नहीं बनाएगा जहां पर धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बात नहीं कर सकता। और न तो कोई ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जो विद्यार्थी को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य कर सकता है और धर्म से संबंधित उपदेश सुनने के लिए उन्हें जोर जबरदस्ती से बाध्य कर सकता है या उस पर जोर डाल सकता है। अब चलिए अगला देखते हैं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग उनको कहेंगे जो भारत में जिनकी संख्या अल्प है यानी कम मात्रा में, जैसे मुस्लिम ले लीजिए, पारसी ले लीजिए, जैन ले लीजिए, इनकी संख्या जो है हमारे देश में बहुत ही कम, ये अल्पसंख्यक लोग हैं। और उसी के बारे में कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, उनकी जो भाषा है, उनकी जो लिपि है, उनकी जो संस्कृति है, उसको सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। और हमारे जो शैक्षिक संस्थान है वह यह नहीं कर सकता है कि आप पारसी धर्म से, आप अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए हैं, आपकी जाति ये है, आपका धर्म ये है, आपकी संस्कृति ये है, इस आधार पर आपको इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं कर सकता। वर्तमान में 6 समुदाय, अब देखिए यहाँ दिया है 6 समुदाय, जिसमें मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया। ये हमारे देश में अल्पसंख्यक है क्योंकि इनकी संख्या जो है हिंदुओं की अपेक्षा बहुत ही कम है, यानी अल्प मात्रा में, इसलिए इसे अल्पसंख्यक कहा गया है।
अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा, यानी 2005 की जो केंद्र सरकार थी उनके द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यानी अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं इनके कल्याण के लिए, इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, इनके विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया जो इन समुदाय के विकास से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी संख्या कम है अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान चला सकता है देश में, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे, और भारत सरकार उसको अनुदान भी देगी, यानी उन्हें सहायता राशि भी देगी कि आप अपने शैक्षिक संस्थान को आगे बढ़ाइए, उनके विकास के लिए कार्य कीजिए, आप अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा देने का कार्य करिए। ये सरकार का भी सहयोग इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए इसमें कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका वर्णन हमारे संविधान के 32 में है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, उनको रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये रीट 5 प्रकार के हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिनको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, जिसको मैंडमास कहा गया है। और तीसरा है प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहेबिटेशन कहा गया है। और चौथा है उत्प्रेषण, जिसको सर्टोरेटरी कहा गया है। और पांचवा है अधिकार पिछलेख, जिसको क्यू वारंट कहा गया है। तो अब चलिए इन 5 रीट्स को एक बार देखते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यानी मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को जेल में बंदी बनाता है और बना के जेल में बंद करके रखता है या थाने में बंद करके रखता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी उसके प्रार्थना पर जारी किया जाता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। न्यायालय ये आदेश देता है कि कोई अधिकारी या थाना के कोई अधिकारी हो या अन्य कोई अधिकारी हो जो प्रशासन से जुड़े हो, वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है तो उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया, उस समय के अंदर उसे कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने उपस्थित कर सकता है। और इसके लिए 24 घंटे का समय थाना को दिया गया है कि थाने का पुलिस कर्मी जो है वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है उनके लिए, और कोर्ट को बताना होगा कि इसको किस कारण से बंदी बनाया गया है और कोर्ट उस पर अपना फैसला देता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। यानी यह लेख कह रहा है कोर्ट के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी है वो अपना कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, और उसमें इस परमादेश के माध्यम से न्यायालय कहता है कि वो जिस पद के लिए बने हैं अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करें। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। प्रतिषेध लेख जो है अपने अधीनस्थ संस्था के खिलाफ जारी किया जाता है उच्च संस्था के द्वारा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इनको जारी करते हैं
निम्न न्यायालय के खिलाफ। सर्वोच्च न्यायालय करेंगे हाई कोर्ट या निचले अदालत के खिलाफ, और निचले अदालत के खिलाफ उच्च न्यायालय करेंगे, और अर्ध न्यायिक जो न्यायाधिकरण है उनके खिलाफ भी जारी किया जाता है। और उनको ये कहता है कि अपने यहाँ जो उनका जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर के कार्य न करें, और इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी नीचे की जो अदालत है, जो कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उस पर वो कार्य नहीं कर सकते हैं, और यदि वह करते हैं तो उसके ऊपर की जो संस्था है, ऊपर की जो न्यायालय है, वह निचले अदालत जो है उनको वो कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है। आगे देखिए, उत्प्रेषण कह रहा है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्यायिक निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। उत्प्रेषण जो लेख है ये कह रहा है अधीनस्थ न्यायालय को, यानी जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे आप देखेंगे जिला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उनको ये निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि जो उनके पास लंबित मामले हैं, यानी सिविल कोर्ट के पास जो लंबित मुकदमे हैं उसे न्याय निर्णय के लिए ऊपर वाले अदालत को भेजें या ट्रांसफ़र करें। अब देखिए, पांचवा है अधिकार पिक्षा लेख। इसमें कह रहा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पिक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है और उस कार्य को तो करता है, और उससे ऊपर जाकर के कोई कार्य करता है जो कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो न्यायालय उनके खिलाफ अधिकार पिक्षा लेख जारी करता है और उनसे पूछता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं, और उसका वो संतोषजनक उत्तर उस व्यक्ति से पूछता है। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन। अब चलिए विवाद का जो विषय इसको पढ़ते हैं। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मुकदमा जो 1967 ईस्वी में आया है, और इसमें जो निर्णय आया है, इस निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया है। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मुकदमा जो 1967 में आया है, राज के निर्णय से जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मुकदमा जो 1967 में आया है, उससे पूर्व जो है ये निर्धारित किया गया था कि संविधान कि किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा था कि संविधान का जो कोई भाग है उसमें संशोधन सरकार कर सकती है, यहाँ तक कि अनुच्छेद जो 368 है उसमें भी कर सकती है, एवं मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मुकदमा से पहले जो निर्णय दिया था न्यायालय, उसमें ये कहा था कि सरकार जो है 368 में भी संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मुकदमा में जो निर्णय आया उसमें कहा कि सरकार 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। यानी कहा कि 368 में जो निर्धारित प्रक्रिया दी गई है उसके माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन सरकार नहीं कर सकती है, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में लाया गया था उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन, ये जो अनुच्छेद 13 है और 368 में इसमें संशोधन किया गया और ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368
में दी गई प्रक्रिया द्वारा, जो प्रक्रिया दी गई है संशोधन की, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमा में तो रोक लगा दिया गया था कि मूल अधिकार में सरकार संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः वो अपने निर्णय को बदल दिया। उसमें कह रहा है कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण विवाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमा में निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको उसने बदल दिया, यानी उसको खत्म कर दिया। अब चलते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और यह व्यवस्था किया गया कि इस प्रकार के जो संशोधन किए जाएंगे उसको न्यायालय में प्रश्न, यानी न्यायालय में इस संदर्भ में प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं। छठा केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मुकदमा जो 1980 ईस्वी में आया। इसमें निर्णय दिया गया कि यह निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के जो आधारभूत लक्षण की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि यदि संशोधन होता है तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी उस संदर्भ में न्यायालय में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मुकदमा जो आया है उसमें न्यायालय कहा है कि नहीं, आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और इस आधार पर यदि संशोधन होता है तो उस संदर्भ में न्यायालय सरकार से प्रश्न पूछ सकती है। और इस संदर्भ में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उनको पलट दिया गया, यानी उनको बदल दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये विवाद था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।